अप्रैल 1971 के शुरुआती दिनों में मेजर जनरल जैकब को भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ का फोन आता है। मानेकशॉ जनरल जैकब को कहते हैं कि बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार चाहती है कि हम तुरंत पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करें। लेकिन मेजर जैकब मानेकशॉ को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास पर्वतीय डिवीजन है और साथ ही हमारे पास कोई पुल भी नहीं है। इसके अलावा जल्दी ही मॉनसून शुरू होने वाला है। ये सारी परिस्थितियां और हमारी तैयारी बांग्लादेश में घुसने के लिए उचित नहीं है। अगर इन्हीं परिस्थितियों में हम वहां घुसने की गलती करेंगे तो हम वहां बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। जिसके बाद बांग्लादेश में घुसने का प्लान नवंबर तक स्थगित कर दिया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भले ही पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हमला कर दिया था, पर भारत ने भी पाकिस्तान पर हमले की पूरी तैयारी कर रखी थी। बीबीसी से बात करते हुए मेजर जैकब ने बताया कि अगर 3 दिसंबर को पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करता तो भारत 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हमला कर देता। 16 दिसंबर 1971 की वो तारीख भारत के इतिहास में बहुत अहम मानी जाती है। इस दिन पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के जनरल नियाजी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी बड़ी संख्या में किसी देश के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने वाले थे मेजर जनरल जैकब। मेजर जैकब ने ही जनरल नियाजी को हथियार डालने के लिए विवश किया था। भारतीय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने ही मेजर जैकब को पाकिस्तानी सेना के समर्पण की पूरी व्यवस्था करने के लिए ढाका भेजा था। पाकिस्तानी सेना के समर्पण करने के 13 दिन बाद भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हो गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान से जन्म हुआ एक नए देश का, जिसका नाम था बांग्लादेश। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर तरह तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया और भारत ने इसमें दखल देकर पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। 1947 में पाकिस्तान बन गया था, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में भाषा के आधार पर भेदभाव बढ़ने लगा था। सारी ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी और वहां के लोग हमेशा अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करते थे। समय बीतने के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था। पर इस युद्ध की पृष्ठभूमि 1969 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव थे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 313 सीटें थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 167 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से मुजीबुर रहमान की पार्टी को सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका विरोध किया और उन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का भी साथ मिला, जिसके बाद मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे देश में बंद का आह्वान किया। विरोध की हर आवाज को दबाने के मकसद से पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में सेना का प्रयोग किया। पश्चिमी पाकिस्तान से जनरल टिक्का खान को विरोध को दबाने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तानी सेना ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जगह जगह लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स और सेना के जवानों तक को नहीं छोड़ा। हालात ये हो गए थे कि अकेले चटगांव में 1 लाख से अधिक लोगों को मार दिया गया था। जनरल टिक्का ने जो नरसंहार किया, उसके लिए उसे बंगाल के कसाई का टाइटल मिला था। पाकिस्तानी सेना के जुर्म से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल, बिहार और दूसरे राज्यों में प्रवेश करने लगे। भारत इस पूरी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए था और पाकिस्तान की हर हरकत को देख रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में रह रही हिंदू अल्पसंख्यक आबादी पर पाकिस्तानी सेना ने बहुत कहर ढाया, जिसकी वजह से 1 करोड़ से अधिक रिफ्यूजी भारत आ गए। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए भारत में जगह जगह रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए। भारत ने पाकिस्तान के इस जुल्म और रिफ्यूजी संकट के मुद्दे को
कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया, लेकिन किसी ने भी इस मामले को सुलझाने में सहयोग नहीं दिया। दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान को 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के बंगाली जनरल जिया उर रहमान ने 26 मार्च को आज़ादी की घोषणा कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी में जितने भी बंगाली सैनिक थे, उन्होंने भारतीय कैंपों की ओर आना शुरू कर दिया। अलग देश की मांग करने वाले उन सैनिकों ने मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बनाई। भारत ने मुक्ति वाहिनी को पूरा समर्थन दिया, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने 31 मार्च 1971 को भारतीय संसद में भाषण देकर पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मदद की बात कही। इसके बाद से भारतीय सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को हथियार देने के साथ साथ ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। इससे पाकिस्तान बौखला गया और नवंबर आते आते उसने भारत पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। भारत ने भी 23 नवंबर से सीमा पर सेना की तैनाती शुरू कर दी। अक्टूबर नवंबर के महीनों में इंदिरा गांधी ने यूरोप और अमेरिका का दौरा करके दुनिया के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ उनकी बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान में सैन्य सरकार के पक्ष में थे और उन्होंने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से इनकार कर दिया। इस लड़ाई में भारत लगभग अकेला था, क्योंकि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उस समय सिर्फ रूस ने ही भारत का साथ दिया था और भारत से अपनी पुरानी दोस्ती निभाई थी। असल में शीत युद्ध के दौरान भारत ने बड़ी चतुराई से सोवियत संघ से सहयोग संधि और मित्रता कर ली थी। यही वजह थी कि 71 की जंग में भारत को सोवियत संघ का साथ मिला था। 3 दिसंबर 1971 को आखिरकार पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस हमले में सबसे आगे थी पाकिस्तान की एयरफोर्स, जिसने भारतीय सीमा के 300 किलोमीटर अंदर आगरा तक को निशाना बनाया। परिस्थिति ये हो गई थी कि ताजमहल को भी ढकना पड़ा था, क्योंकि मार्बल की चमक से ये दुश्मन के निशाने पर आ सकता था। पाकिस्तान ने भारत के 11 एयर बेसिस पर अपने जहाज़ों से बॉम्ब गिराए। पाकिस्तान ने इस हमले को ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये हमला 1967 में इजराइल के अरब देशों पर किए गए हमले से प्रेरित था। उस लड़ाई में इजराइल ने अरब देशों की सीमा के अंदर 100 किलोमीटर तक हवाई हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तान का वो हमला सफल नहीं हो पाया और उसके जवाब में भारत ने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों तरफ से हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरफील्ड को निशाना बनाकर ऐसा इंतजाम कर दिया कि पाकिस्तान के हवाई जहाज उड़ान ही न भर सकें। इस लड़ाई में भारत की तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल दिखा और जल्दी ही भारत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए। भारत की नौसेना ने 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर दिया। 2 मोर्चों पर इंडियन नेवी पाकिस्तान को टक्कर दे रही थी, एक बंगाल की खाड़ी से पूर्वी पाकिस्तान से और दूसरा अरब सागर में पश्चिमी पाकिस्तान से। कराची पोर्ट पर हमला करके नेवी ने पीएनएस खैबर को डुबो दिया और पीएनएस मुहाफिज और पीएनएस शाहजहां को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में पाकिस्तान के 720 के करीब सैनिक या तो मारे गए या जख्मी हो गए। 8 और 9 दिसंबर को नेवी ने ऑपरेशन पाइथन शुरू किया, जिसमें फिर से कराची पोर्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल टैंक को नष्ट कर दिया गया और उसके 3 मर्चेंट शिप भी डुबो दिए गए। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान तब हुआ जब पीएनएस हैंगर ने आईएनएस खुर्की को डुबो दिया, जिसमें 18 भारतीय अफसर और 176 सैनिक मारे गए थे। थल सेना की बात करें तो ईस्ट वार जोन की कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हाथ में थी। यहाँ बोगरा और सिलहट की लड़ाइयाँ अहम थी। सिलहट में गोरखा रेजिमेंट के 350 सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करना पड़ा था। महज 350 गोरखाओं ने 6000 पाकिस्तानियों को घुटनों पर ला दिया था। पश्चिमी सीमा पर भी कारगिल, तुर्तुक की चोटियों, कच्छ की रेतीली दलदली भूमि और थार के रेगिस्तान में भीषण लड़ाइयां लड़ी गई थी। पाकिस्तान को हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखकर अमेरिका बौखला गया और भारत पर युद्ध समाप्त करने के दबाव को बनाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना के बेड़े को भेज दिया। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भारत का साथ देने और अमेरिका को जवाब देने के लिए
हिंद महासागर में अपनी नौसेना को उतार दिया। भारत ने बिना किसी दबाव के युद्ध जारी रखा और अमेरिका को अपने बेड़े को वापस बुलाना पड़ा। जल्दी ही पाकिस्तान की 1500 किलोमीटर भूमि भारत ने अपने कब्जे में ले ली। शंकरगढ़ और बसंतर में पाकिस्तानी सेना की बहुत बड़ी हार हुई थी। 16 दिसंबर तक भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने ढाका पर कब्जा कर लिया और एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और तीनों सेनाओं के संयुक्त होकर लड़ने की वजह से भारत ने इस लड़ाई में जीत हासिल की। भारत को इस लड़ाई में रूस का पूरा साथ मिला। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूस ने किस तरह 71 की लड़ाई में भारत का साथ दिया तो उसका वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।